हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और चलिए एक आज बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय न्यायिक व्यवस्था के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, जिसको जुडिशियरी भी आप कहते हैं। भारत के संवैधानिक व्यवस्था में जुडिशियरी का एक बहुत ही अहम रोल है। आप जानते हैं कि ये सरकार का या राज्य का एक अभिन्न अंग है। कहा जाता है राजनीतिक शास्त्र में कि राज्य के 3 अंग होते हैं। एक विधायिका होती है, दूसरी कार्यपालिका होती है और तीसरी न्यायपालिका होती है। और न्यायपालिका का काम होता है ये देखना कि कानून संविधान सम्मत है या नहीं। संवैधानिक व्यवस्था में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, चाहे फंडामेंटल राइट्स के हों चाहे फेडरलिज्म के हों, उनके हिसाब से कानून सही बना हुआ है कि नहीं, संवैधानिकता चेक करना कानून का, या जो कार्यपालिका उसको लागू करती है उसके एक्टिविटी कानून के दायरे में है या नहीं, ये काम किसको दिया गया है? न्यायपालिका को। यही नहीं, एक अलग तरह का संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। यही नहीं, इसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में संविधान के अनुच्छेद 131 में व्यवस्था दी गई है कि राज्यों और केंद्र सरकार में कोई डिस्प्यूट है, या राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, या दो राज्यों और केंद्र के बीच में ऐसा कोई डिस्प्यूट है, तो उसमें पहला उस मामले की सुनवाई करने का पावर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। इसी तरह से अनुच्छेद 226 और 27 में हाई कोर्ट में भी जाने का आपका मौलिक अधिकार, अगर उसका उल्लंघन होता है तो आपको जाने का अधिकार है। इसके साथ साथ ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय हैं, उनकी स्वतंत्रता बरकरार रहे। बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो न्यायिक स्वतंत्रता है या जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनर्विलोकन जिसको कहते हैं, पुनरीक्षण जिसको कहते हैं, वो भारतीय संविधान के मौलिक सिद्धांतों में आता है या बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। उसकी बेसिक विशेषता है, मूल विशेषता है संविधान की, इसलिए उसको आप खत्म नहीं कर सकते। बहुत सारे संविधान संशोधनों को जुडिशरी ने इस आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। ये सब आप जानते हैं, ये सब संविधान में कहा गया है। इसके बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं है। कॉलेजियम के बारे में, ये सारे चीजों के बारे में आप जानते होंगे कि कॉलेजियम क्या होता है, कैसे इसमें कैसे लोग इसमें बैठते हैं, किस तरह से इस पर लिटरेचर भी लिखी जा चुकी है कि पूरे देश में मात्र 300 परिवार हैं जो पूरे जुडिशियरी में भरे पड़े हैं। उन्हीं के बेटा, उन्हीं के बेटी, उन्हीं के दामाद, उन्हीं के रिश्तेदार केवल जज बनेंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जाएंगे। ये सब कुछ जानता है। हम उस मूल सवाल पर आते हैं कि क्या संवैधानिक जो व्यवस्था है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की सर्वोच्चता है, जहां पर ना तो विधायिका सर्वोच्च है, ना तो कार्यपालिका सर्वोच्च है और ना ही न्यायपालिका सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। और संविधान के अधिकार दिए जाने की वजह से, पावर दिए जाने की वजह से, कोई भी संस्थान ये कहता है कि हम संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं, संविधान के दायरे में ही वो अपनी बातों को, अपने कार्यों को जस्टिफाई कर सकता है। लेकिन मूल सवाल यह है कि क्या इस संविधान के सर्वोच्चता वाली व्यवस्था में न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायपालिका के स्वतंत्रता के आधार पर संविधान से भी ऊपर जा चुकी है? यह सवाल मैं क्यों कर रहा हूं? क्या वो उस दायरे में ही काम करती है? एक तो इसका जवाब ये होता है कि जुडिशरी जो है फंडामेंटल राइट को की व्याख्या करते करते अपना ही लिमिट क्रॉस कर चुकी है, जिसको हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको जुडिशियल एक्सेसिज्म भी कहते हैं कि वो अपने दायरे को ही पार कर चुकी है, जिसमें नाम आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। लेकिन हमारा सवाल उससे अलग है। हमारा सवाल है न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर के। सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर के
इसकी गिरती हुई शाख के ऊपर कि इसकी शाख कैसे गिर रही है। ये न्यायपालिका है जिसने बहुत सारे जजमेंट के द्वारा आरक्षण को कॉन्स्टिट्यूशनल माना। ये न्यायपालिका है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें बैठे हुए लोग, कुछ लोग न्यायप्रिय नहीं हैं। न्यायप्रिय हैं। अगर न्यायप्रिय नहीं होते तो आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं कर पाते। न्यायप्रिय नहीं होते तो आरक्षण के विरोध में जिस तरह का इस देश में आंदोलन छिड़ा था, तो उस प्रेशर में न्यायपालिका झुक सकती थी, लेकिन उस समय के जजेज और उस समय की कोर्ट झुकी नहीं। आरक्षण को लगातार उसने उसका संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके आड़ में या उसको इंटरप्रेट करते हुए, आर्टिकल 15 और 16 को इंटरप्रेट करते हुए उसने कहा कि आरक्षण जरूरी है, जिसको ऐतिहासिक रूप से जिन ग्रुप्स को, जिन जातियों को, जिन वर्गों को ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया, ये रिकॉग्नाइज करना भी जुडिशरी की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। और इसी वजह से आरक्षण आज जारी है। निश्चित तौर पर वो कम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जुडिशरी के अंदर आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम पहले ही भी वीडियो में ये आपको बता चुके हैं कि आरक्षण का आधार, आरक्षण मांगने का आधार ये नहीं है कि ये कोई सोशल इंपावरमेंट या इंपावरमेंट का स्कीम है, बल्कि ये सामाजिक न्याय की जरूरत है। अगर कोई दलित है, कोई पिछड़ा है या सामाजिक रूप से हाशिए पर है, तो वो इस वजह से नहीं है कि ईश्वर की कृपा से ऐसा हो गया। ये जुडिशरी भी रिकॉग्नाइज करती है। तो सवाल ये है कि अगर सरकार के सारी अपॉइंटमेंट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जॉब्स में आरक्षण हो सकता है, तो जुडिशरी के अंदर क्यों नहीं। ये मेरिट का कंसेप्ट एकदम छलावा है। एक बात आप कान खोल करके सुन लीजिएगा। कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरिट 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 जो बनता है ना, उस प्रोसेस पर ध्यान दीजिए कि जो मेरिटोरियस कहते हैं लोग, वो कहां से आए हैं। वो मेरिटोरियस क्यों अपने आप को कहते हैं कि हमारे अंदर मेरिट है। क्या वो भी मेरिट नहीं है जो 12-12 लाख 13-13 लाख रुपया डोनेशन देकर के एडमिशन होते हैं? क्या वो भी मेरिट है? और जब आज का कट ऑफ आप उठा के देखते हैं तो मेरिट की सारी जो कंसेप्ट है ना, वो धराशायी हो जाती है। तो मेरिट तय होता है कि किसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक, उस व्यक्ति की, उस समाज की, उस जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्या स्टैंडिंग रही है सोसाइटी में। अगर जिसका 100 साल से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्टेटस मजबूत रहा है, तो निश्चित तौर पर आज वो मेरिट की बात करेगा। ये वैसे ही है कि सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था मत दीजिए और उसके बच्चे को भी, और एक कन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे को भी एक एग्जाम में बैठा दीजिए और कहिए कि आप मेरिट पर फाइट करिए। ये मेरिट नहीं है, ये छलावा है। ये आपके अपने विशेषाधिकारों को बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और ये बात भी जुडिशरी के अंदर दिखती है। वो सारे जगहों पर आरक्षण की बात करेगी, लेकिन अपने अंदर आरक्षण की बात नहीं करने देती। क्या ये संवैधानिक व्यवस्था का एग्जाम्पल हो सकता है? अगर संविधान आरक्षण की बात कहता है, उनके प्रतिनिधित्व की, सामाजिक और आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को के प्रतिनिधित्व की बात करता है, तो ये जुडिशरी के अंदर क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये संविधान की व्यवस्था न्यायपालिका पर लागू नहीं होती? क्या महज 300 परिवारों के लोग ही सबसे योग्य हैं इस देश में, सबसे पढ़े लिखे हैं इस देश में, जो केवल फैसला सुनाएंगे, जुडिशरी में बैठेंगे और बाकी लोगों को कुछ नहीं आता? क्या यही मेरिटोरियस होने का पैमाना है? क्या किसी के परिवार में पैदा होना, एक जज का बेटा या बेटी, दामाद, रिश्तेदार होना ही सबसे मेरिट है इस देश में? जो जुडिशरी का पूरा कंपोजिशन है, उठा करके देखिए। अपवाद स्वरूप 1-2 लोगों को कहीं से उठा करके ला करके जुडिशरी में ये लोग बैठा देते हैं, लेकिन पूरी संरचना में उठा करके आप देखिएगा तो कुछ लोग
ही उस पर पूरी तरह से एकाधिकार बनाए रखे हैं। क्या लोकतंत्र में, गणतंत्र में इस तरह की एकाधिकारवादी टेंडेंसी भी सही है? क्या यह संवैधानिक है? क्या यह संविधान के अनुरूप है? क्या संविधान की सर्वोच्चता यही है? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। और खास करके तब जब हम गणतंत्र के 75 साल पूरे कर रहे हैं। कहां है जुडिशरी में गण या लोक? कहां है डाइवर्सिटी? जहां जुडिशरी हर जगह डाइवर्सिटी की बात करती है, प्रतिनिधित्व की बात करती है, इंपावरमेंट की बात करती है, जो इस देश की सबसे बड़ी संस्था जो कानून की व्याख्या करती है, उसी में सामाजिक समरूपता नहीं है, समानता नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है। और ये संविधान में लिखी हुई बातें हैं, संविधान के अंदर कही गई बातें हैं, और उसके बावजूद भी उस संस्था के अंदर ये चीज नहीं है जो रोज कोर्ट में कहती है कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान की सामाजिक न्याय की अपनी विचारधारा जो है वो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 इसकी विशेषता है, समानता इसकी विशेषता है। उसके बावजूद जुडिशियरी के अंदर ही वो चीज नहीं है। ये सवाल कैसे उठाया जाए? तो मैं ये सीधे सीधे कह सकता हूं कि संविधान की सर्वोच्चता के बाद भी इस देश के न्यायालयों में सामाजिक न्याय नहीं है। ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था चल रही है और समानतापूर्ण व्यवस्था चल रही है। आप जुडिशियरी में बैठ के ऊपर से केवल ये कह दें कि हम तो बड़ी इम्पार्शियल हैं, हम तो वस्तुनिष्ठ हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, और हम सारे मामलों को डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए हमारी जाति पाति वर्ग हमारी सोच पूरी तरह से बदल गई, ऐसा नहीं है। जुडिशियरी के लोगों को किसी राजनीतिक विचारधारा में कैसे उसके हिसाब से जजमेंट देना है, कैसे लिखना है, बाद के समय में क्या उनका शुरू का ट्रेनिंग रहा है और बाद में वो किस संगठन में घुसते हैं, इस बात से साबित हो चुका है कि इस देश की जुडिशियरी जुडिशियरी वस्तुनिष्ठ नहीं है, इम्पार्शियल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसा ही उनकी ऑफिस की बाध्यता खत्म होती है, इवन ऑफिस के दौरान भी वो क्लियर कट किसी पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा या पार्टी या नेता के फेवर में काम करते दिखते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। ये कहना कि जुडिशियरी पर विश्वास करना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, हमको ये लगता है कि उस पर विश्वास करना ही सबसे बड़ा धोखा है यहां के लोगों के साथ। ये अंधविश्वास करना है जुडिशियरी सारे डाउट से ऊपर है, ये गलतफहमी है। उसी आड़ में जुडिशियरी के अंदर ये सामाजिक अन्याय का खेल चल रहा है, असमानता का खेल चल रहा है, और उसको जुडिशियरी में घुसे हुए लोग बड़े अच्छे से ये कहकर उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि भारत के संविधान के व्यवस्था में जो न्यायपालिका है, जो हायर कोर्ट्स हैं, वो जो हैं वस्तुनिष्ठता पर चलते हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उनको। निश्चित तौर पर वो सही होता अगर आप भी, जुडिशियरी भी संविधान की भावना के हिसाब से चलती, संविधान के में जो प्रोविजन सामाजिक न्याय के दिए हुए हैं उनके हिसाब से अगर चलती, तो सही मायने में ये कहा जाता कि जो न्यायालय हैं, न्यायालयों पर विश्वास किया जा सकता है। उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में अगर कार्यपालिका काम कर रही है, बजट अगर वो खर्च कर रही है, तो उसके लिए अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है। कैग जो है उसका अकाउंटिंग करता है, लेकिन जुडिशियरी के अंदर ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे अकाउंटिंग किया जा सके कि इनके जो जजमेंट्स आते हैं, जो लोग इनके कार्य प्रणाली में शामिल हैं, इस व्यवस्था में शामिल है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है, वो ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। वो अकाउंटेबल कहाँ हैं? ये कहते हैं कि हम लोगों के प्रति अकाउंटेबल हैं। किस तरह से अकाउंटेबल हैं सर? ये बात तो पूछना होगा ना। जिस तरह के इनके जजमेंट आजकल आते हैं कुछ दिनों से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे जजमेंट्स नहीं हैं जो ऐतिहासिक नहीं रहे, बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे रहे हैं जो ऐतिहासिक रहे हैं, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता।
लेकिन ऐतिहासिकता क्या, ऐतिहासिक रहे हैं और बहुत अच्छे रहे, इससे इस बात का जवाब नहीं मिल जाता कि सामाजिक न्याय के सवाल को कैसे डील किया जाए। उसका जवाब ये नहीं है कि बहुत सारे अच्छे जजमेंट रहे हैं, आरक्षण को इन्होंने सपोर्ट किया है बहुत सारे मामलों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उस मूल सवाल को भूल जाएं जो संविधान के ही भावना के अनुरूप है। तो उस भावना का क्या? और जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का जो संस्थानिक पतन हुआ है, वो बात भी यह साबित करता है। कल तक सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बैठ करके बड़े बड़े संवैधानिक व्यवस्थाओं की चर्चा करने वाले लोग, उसके आदर्शों की चर्चा करने वाले लोग अपने पद लोलुपता के कारण, अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण ये दिखा रहे हैं कि उनके अंदर कभी भी वस्तुनिष्ठता और संवैधानिक भावना थी ही नहीं, न्याय की भावना थी ही नहीं। ये साबित होता जा रहा है, ये साबित होता जा रहा है। कॉलेजियम की अपनी एक व्यवस्था है जिसमें कुछ खास जाति और वर्ग के लोग ही केवल जा रहे हैं। इस देश में कोई और योग्य है ही नहीं। किस तरह का लॉबी है, किस तरह की पूरी व्यवस्था बनी हुई है, किस तरह से पर्सनालिटी कल्ट बना हुआ है जुडिशियरी के अंदर, यह किसी से छुपा नहीं है। और ये इसलिए भी कम आता है बाहर, अब तो लोग जानने लगे हैं, लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर उसको इतना हाइड किया जाता है। आपको याद होगा कि एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगा था। जो जुडिशियरी हमेशा यह कहती है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत सर्वोच्च है, वो उस केस में खुद ही के जज बने, खुद ही के वकील रहे, अपने ही कमेटी में अपने ही लोग को घुसा करके कमेटी बना लिए और कमेटी ने क्लीन चिट दे दिया। ये कैसी अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है सर? ये सारी चीजें आपको पूछनी होगी जब आप आजादी के गणतंत्र के 75 साल पूरे कर रहे हैं। क्या इस तरह की व्यवस्था टॉलरेट की जा सकती है लोकतंत्र में, जहां लोगों के लिए प्रतिनिधित्व का द्वार ही नहीं खुला हुआ है? कैसे इस संस्था को हम लोकतांत्रिक माने जब लोगों का वहां पहुंचने तक का या पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है? वो एक मुट्ठी भर एक कॉलेजियम डिसाइड करेगी कि किसको घुसाना है और किसको नहीं घुसाना है। और ये कहीं से ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये लॉबिंग से काम इसका होता है, सेटिंग से काम होता है। इस बात को कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है। और एक ऐसा जुडिशरी ने वॉल बना रखा है जो कुछ लोगों को ही हमेशा आगे बढ़ाने का काम करता है। और ये तब है जब हम लोकतंत्र, गणतंत्र का नाम जप रहे हैं, संविधान की सर्वोच्चता की बात कर रहे हैं, संविधान की सर्वोच्चता के बारे में हम कह रहे हैं, लेकिन उसी संवैधानिक भावना को आपके न्यायिक व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, ये सवाल पूछना होगा ना। उसमें घुसने के बाद लोग कहते हैं कि हमारी जाति नहीं है, हमारा वर्ग नहीं है, लेकिन जैसे ही वो रिटायर होते हैं उनकी सारी जातियां सामने आ जाती हैं। तो एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि ये यहाँ की न्यायपालिका भी जाति और वर्ग और क्षेत्रवाद और बाकी चीजों से ऊपर नहीं उठ चुकी है। वो उसकी एक खास विचारधारा है। जो न्यायालय है उसकी अपनी एक विचारधारा है और उसी वो विचारधारा से काम कर रही होती है और कर रही है। और वो विचारधारा बिल्कुल असमानतापूर्ण है, अन्यायपूर्ण है और वैसे लोगों के खिलाफ है जो यहाँ के मेजोरिटी लोग हैं। यहाँ के मेजोरिटी के लोगों को जुडिशरी के अंदर जहां एक बहुत बड़ा पावर एग्जिस्ट करता है और वो पावर है न्यायिक पुनर्विलोकन के। कितने लोगों का लाइफ, कितने लोगों का डेथ, इस बात से तय होता है। और वहां पर प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की व्यवस्था नहीं है। कब तक चलता रहेगा, ये बात समझना होगा। अगर जुडिशरी चाहे तो खुद भी इस पर एक्शन ले सकती है। इस पर खुल करके अगर आप नहीं बोले तो आने वाले 100 साल में ये कभी नहीं होने जा रहा है। आपको बोलना होगा, आपको कहना होगा, और तभी एक नया भारत जो समानतापूर्ण भारत होगा, जिसमें न्याय होगा,
जिसमें प्रतिनिधित्व होगा। अगर सभी लोगों का समुचित प्रतिनिधित्व संस्थानों में नहीं होता तो कहां से डेमोक्रेसी है, कहां से रिपब्लिक है, कहां से सामाजिक न्याय है, कहां से संवैधानिक व्यवस्था है सर? संविधान के जो लक्ष्य हैं प्रियम्बल में जो दिए हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के, कहां है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जुडिशियरी के अंदर? जिस प्रियम्बल को जुडिशियरी कहती है कि संविधान का भाग है, उसी प्रियम्बल के उद्देश्यों के खिलाफ वो काम कर रही है, फिर भी हम लोग नहीं जग रहे, फिर भी हम लोग नहीं आवाज उठा रहे हैं। सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं क्योंकि उनसे उनको खुश करने में अच्छा लग रहा है, जिनके फंडिंग से वो सरकारें चंदा जुटा रही हैं। ये आपको जनता के सामने रखना होगा, ये समझना होगा, इसकी एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। सब लोग को एक साथ आना होगा और आवाज बुलंद करनी होगी कि जुडिशियरी के अंदर जो ये अनडिक्लेयर्ड, अघोषित आरक्षण चल रहा है, जो सामाजिक न्याय का विरोधी है, जो संविधान का विरोधी है, उसे खत्म किया जाना चाहिए। एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने की जरूरत है, एक विचारधारा के वैचारिक लड़ाई लड़ने की जरूरत है जुडिशरी के इस विचारधारा के खिलाफ, जो कि सामाजिक अन्याय की विचारधारा है, सामाजिक असमानता की विचारधारा है, गैर संविधानवाद की विचारधारा है। इस विचारधारा के खिलाफ आपको लड़ना होगा और ये लड़ाई यहाँ के लोग ही लड़ सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को ये समझना होगा कि अगर हम नहीं जागरूक हो रहे हैं तो जो सत्ता में बैठे हुए ये लोग हैं, जो एक अधिकार बनाए हुए हैं राष्ट्र के नाम पर और वस्तुनिष्ठता के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर, आपके आने वाले जनरेशन का जो अधिकार है उसको खा रहे हैं, लूट रहे हैं। ऐसे लूट को रोकने का काम आपको और हमको करना होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को देखें, कमेंट करें, अच्छे कमेंट करें, कंस्ट्रक्टिव कमेंट करें, लोगों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।